नमस्कार दोस्तों। तो हमारी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही हैं उसी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट उद्दिकाश या एवोल्यूशन। तो उसमें आज हमने बात कर ली थी। उसमें हमने काफ़ी सारी बातें की थी और उसके आगे वाली जो क्लास है वो आज हम कंटिन्यू करते हैं उसी को। जैव विकास के सिद्धांत। देखो आज हम बात कर लेते हैं जैव विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो आई थी लेमार्क। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेमार्किज्म के बारे में। लेमार्कवाद यानी कि लेमार्क की जो बुक का नाम है वो है फिलोसफी जोलॉजी की। उपार्जित लक्षणों की वंशगति या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन्होंने दिया। और जीव के जीवन काल में इसके अनुसार क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशगति या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। देखो जीव के जीवन काल में जैव बलों, वातावरण का प्रथम प्रभाव, स्थायी आवश्यकताओं और अंगों के उपयोग और अनुपयोग के द्वारा लक्षणों का विकास हो जाता है। और इसीलिए उन लक्षणों को क्या बोलते हैं, उपार्जित लक्षण बोलते हैं। यानी कि जीव का जो जीवन काल होता है, कंप्लीट जो लाइफ साइकिल होता है, उसमें जैव बल और वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उसमें क्या है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जो जैव बल होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है, नई आवश्यकताओं का भी इफेक्ट पड़ता है और ऑर्गेन्स के उपयोग और अनुपयोग जो होते हैं उनके आधार पर लक्षणों का जो विकास होता है धीरे धीरे। कौन से लक्षण धीरे धीरे ग्रो करता है ना, तो उस वजह से उसका क्या होता है, विकास होता है, ग्रो करता है, यानी कि डेवलपमेंट होता है। उन्हीं को बोलते हैं उपार्जित लक्षण। ये लक्षण क्यों होते हैं, जो उपार्जित लक्षण होते हैं, जो कि डेवलप या ग्रोइंग जो लक्षण होते हैं, उपार्जित एक्वायर्ड जो लक्षण होते हैं, जो एक्वायर किए हैं, तो ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। एक पीढ़ी से ये दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं और कई पीढ़ियों तक इन लक्षणों की वंशगति से एक नई जाति का विकास हो जाता है जो अपने पूर्वजों से भिन्न होती है। और लक्षणों की वंशगति जब होती है तो उससे क्या होता है, नई जाति का विकास हो जाता है और जो अपने पूर्वज जो होते हैं उनसे वो भिन्न होते हैं। जैसे कि जिराफ की लंबी गर्दन और लंबे अग्रपात। देखो जिराफ पहले गर्दन उसकी ऊंची नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वातावरण और सबके इफेक्ट के द्वारा वो बड़ी हो गई। सांपों में पैरों का विलुप्त हो जाना। पहले सांप में पैर थे, लेकिन धीरे धीरे उसने रेंगना स्टार्ट किया और बाद में वो पैर जो थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो खत्म ही हो गए, विलुप्ति हो गए। अब बात कर लेते हैं हम डार्विनवाद या डार्विनिज्म की। तो डार्विन ने SMS बीगल समुद्री जहाज पर यात्रा की थी। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि SMS बीगल, ये जहाज का नाम भी पूछ लिया गया था, SMS बीगल। डार्विन ने दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और गैलापागोस जो द्वीप है उसकी यात्रा की थी। देखो किस किस की यात्रा की थी, डार्विन ने दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और गैलापागोस जो द्वीप है उसकी यात्रा की थी। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने दिया है। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत किसने दिया, लेमार्क ने दिया है। इन्होंने जो डार्विन ने दिया है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया है। संयुक्त रूप से चार्ल्स डार्विन और AR वेलेस ने प्रतिपादित किया है। चार्ल्स वेलेस के साथ हैं चार्ल्स डार्विन इनका नाम था, तो उनके साथ AR वेलेस ने इनको प्रतिपादित किया है। बुक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859 में ये बुक आई थी। प्राकृतिक वर्णवाद के मुख्य बिंदु दिखते हैं। प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के मुख्य बिंदु कौन सा, अत्यधिक प्रजनन, ओवर प्रोडक्शन। देखो नेचुरल जो सिलेक्शन होता है उसके मुख्य बिंदु हैं, पहला है ओवर प्रोडक्शन, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष यानी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्राकृतिक वर्ण यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, ये दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, तो सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन होगा, उसके बाद सर्वाइवल फॉर, ओवर प्रोडक्शन के बाद देखो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बहुत सारे ओवर प्रोडक्शन हुआ तो बहुत सारे जीव हुए, उसके बाद उनके बीच में क्या होगा, स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस के लिए, उत्तरजीविता के लिए। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके बाद योग्यतम की उत्तरजीविता जो होगी वो उसका प्राकृतिक वातावरण उसी जो बेस्ट होता है उसका ही चुनाव करती है। ठीक है, और उत्तरजीविता के लिए संघर्ष में केवल वही जीव जीवित रहते हैं जो लाभदायक विभिन्नताएं रखते हैं।
उत्तरजीविता के लिए संघर्ष में केवल वही जीव जीवित रहते हैं जो लाभदायक विभिन्नताएं रखते हैं। कैसी विभिन्नताएं रखते हैं? लाभदायक जो विभिन्नताएं रखते हैं वो जीव क्या जीवित रहते हैं। अर्थात पृथ्वी केवल योग्यतम जीवों का ही चयन करती है। जो पृथ्वी होती है वो क्या है? योग्यतम जो जीव होता है ना, उसी का चयन करती है। बाकी सब खत्म हो जाता है, जो योग्यतम होता है उसी का ही चयन करती है। अर्थात जो प्राकृतिक रूप से जो योग्यतम होता है, वातावरण रूप से जो इसमें योग्यताएं होती हैं, वो जीव जो होता है वो जीवित रहता है। अर्थात योग्यता अनुकूलन क्षमता का अंतिम परिणाम होती है और प्रकृति द्वारा चयनित हो जाती है। जो योग्यता होती है, अर्थात लास्ट में क्या होता है कि जो योग्यता होती है वो अनुकूलन क्षमता का अंतिम परिणाम होती है। अनुकूलन जो क्षमता होती है, एडेप्टेशन जो होता है, अनुकूलन क्षमता होती है वातावरण के जो वातावरण के जो कारक होते हैं उनके खिलाफ जो एडेप्टेशन करता है कोई भी जीव या कोई भी प्राणी, तो उसकी जो योग्यता होती है उसका अंतिम परिणाम होती है अनुकूलन क्षमता का अंतिम परिणाम होती है योग्यता, और प्रकृति द्वारा योग्यता चयन कर ली जाती है लास्ट में। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। पेंजिनवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, एक प्राणी के प्रत्येक अंग से पेंजेनेसिस यानी कि पेंजीन उत्पन्न होते हैं। अब ये पेंजीन क्या होते हैं? युग्मनज जाइगोट्स के बन जाने पर पेंजीनों में से प्रत्येक पेंजीन जो होता है, जाइगोट के बन जाने के बाद पेंजीनों में से प्रत्येक जो पेंजीन उसी अंग की रचना करने लगती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई थी। यानी कि एक सेल समझ लो एक तरह से। एक प्राणी के प्रत्येक अंग से, यानी कि प्रत्येक जो अंग होता है, ऑर्गन होता है, उसमें पेंजीन उत्पन्न होते हैं। पेंजीन नाम किसने दिया? ये पेंजीनवाद का सिद्धांत ये कहता है कि जो पेंजीन है वो एक सेल की तरह है। देखो जाइगोट में बनने वाले जो पेंजीन होते हैं, जाइगोट में सेल्स होती हैं इसी तरह से, तो बनने वाले जो पेंजीन होते हैं उसी अंग की रचना करते हैं और जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि सेल से ही उत्पत्ति होती है, इसी तरह अंग की, उसी अंग की वो पेंजीन क्या होते हैं? रचना कर लेते हैं और उससे उसकी क्या होती है? उत्पत्ति हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं उत्परिवर्तन सिद्धांत के बारे में। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया है, और इन्होंने ओइनीथेरा लेमार्कियाना पादप पर प्रयोग के प्रतिपादित किया था। ह्यूगो डी ब्रीज ने ओइनीथेरा लेमार्कियाना पादप पर प्रयोग से इसको क्या है? प्रतिपादित किया था उत्परिवर्तन सिद्धांत। ये हमने पहले जो जेनेटिक्स थी वहाँ पे भी हमने ये टॉपिक है वो किया हुआ है। उत्परिवर्तन अचानक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये उत्परिवर्तन जो होते हैं, म्यूटेशन जो होते हैं, वो क्या होते हैं? अचानक उत्पन्न होते हैं। ये सभी दिशाओं में हो सकते हैं। वे उत्परिवर्तन वंशागत होते हैं, सभी दिशाओं में हो सकते हैं और वंशागत होते हैं। जेनेटिकली भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये संचरित हो सकते हैं। इसके अलावा उपयोगी जो उत्परिवर्तन प्रकृति द्वारा उपयोगी उत्परिवर्तन होते हैं वो क्या करते हैं? जो वो क्या है? प्रकृति के द्वारा, वातावरण के द्वारा क्या उनका चयन कर लिया जाता है, और घातक उत्परिवर्तन क्या होते हैं? विलुप्त होते जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम नव डार्विनवाद या न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म यानी डार्विन हमने पढ़ लिया, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी है? डार्विन ने दी है। अब बात कर लेते हैं डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म, मॉडरेट सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इन्होंने दी है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। देखो इसके अनुसार 2 बार लिख दिया कि नई जाति की उत्पत्ति विभिन्न जीनोटाइप की उपस्थिति से नहीं होती। इसके लिए 2 कारक आवश्यक होते हैं। यानी कि इनके अनुसार जो जाति की उत्पत्ति होती है, नई जाति की जो उत्पत्ति होती है, वो विभिन्न जीनोटाइप की उपस्थिति से नहीं होती। विभिन्न जो जीनोटाइप होते हैं उसकी उपस्थिति से नहीं होती। इसके लिए 2 कारक आवश्यक होते हैं। प्राकृतिक वर्ण होता है, जननिक पृथक्करण होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। नेचुरल सिलेक्शन होता है एक तो प्राकृतिक वर्ण यानी कि प्रकृति उसको चुनेगी, नेचुरल सिलेक्शन करेगी, और जननिक पृथक्करण रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। देखो प्राकृतिक वर्ण विभिन्न समष्टियों को विभिन्न अनुकूलन दिशाओं की तरफ मुड़ता है। विभिन्न अनुकूलन जो दिशाएं होती हैं यानी कि एडेप्टेशन जो डायरेक्शंस होती हैं उसकी तरफ मुड़ता है, और भौगोलिक बाधाओं द्वारा उनके बीच जननिक पृथक्करण द्वारा कुछ समय बाद उसे नई जाति का विकास हो जाता है, और भौगोलिक वातावरण द्वारा उसके बीच जननिक पृथक्करण यानी कि जेनेटिक जो रिप्रोडक्टिव जो आइसोलेशन है उसके कुछ समय बाद उसे नई जाति का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है, उद्विकास हो जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ विशेष लक्षणों के जीन का विलोपन या योग होता है।
इसमें क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि ये कुछ विशेष लक्षणों के जो जीन होते हैं उसका या तो विलोपन होगा या फिर योग होगा। यानी कि या तो वो विलोपन होगा या फिर योग होता है, जो किसी जनसंख्या में से एक भाग के मृत हो जाने या अन्य अनियंत्र चले जाने अथवा आबादी में कुछ नए सदस्यों के आगमन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एक भाग के मृत हो जाने से, या फिर अनियंत्र चले जाने से दूसरी जगह चला जाता है, या फिर आबादी में कुछ नए सदस्यों के आगमन के कारण होता है, या फिर आबादी में कुछ नए सदस्य का आगमन होता है, तो उस टाइम ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जीन का विलोपन होता है या योग होता है। लक्षणों के जो जीन होते हैं, कुछ विशेष लक्षणों के जो जीन होते हैं उसका या तो विलोपन होगा या योग होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में। जेनेटिक ड्रिफ्ट केवल छोटी जनसंख्या में ही ऑपरेट होता है, छोटी सी जो जनसंख्या होती है उसी में ऑपरेट होता है। इसकी खासियत है, छोटी जनसंख्या में ही ऑपरेट होता है। जीन पूल में जीन की आवृत्ति में परिवर्तन ही, यानी कि इसका मतलब क्या है, जीन पूल में जो जीन पूल है यानी कि विशिष्ट जीन का लक्षणों के विशेष लक्षणों के जो जीन है, जीन पूल जिसको बोल रहे हैं हम, जीन की आवृत्ति में परिवर्तन, जीन की जो आवृत्ति होती है उसमें परिवर्तन ही जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। ठीक है, जीन पूल में जीन की आवृत्ति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। फाउंडर प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाउंडर इफेक्ट क्या है, किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट समस्त जीवों के जीन का कुल योग जीन पूल कहलाता है। किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट समस्त जीवों के जीन का जो कुल योग होता है वो क्या कहलाता है, जीन पूल कहलाता है। जीन पूल हम किसको कहेंगे, किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट समस्त जीव जो है उनके जीन का जो कुल योग होता है, यानी कि किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट जो जीवों के जो जीन हैं, जीन का जो कुल योग होता है उसको क्या बोल देंगे, जीन पूल कहते हैं। जीन पूल में जीन की आवृत्ति में परिवर्तन होना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। जीन पूल में ये हमने पढ़ लिया, जीन पूल में जीन की आवृत्ति में परिवर्तन जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से अक्सर क्या होता है, छोटी जो पॉपुलेशन के फिनोटाइप तुरंत अपनी पैतृक पॉपुलेशन से भिन्न हो जाते हैं। क्या होता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है कि अक्सर छोटी पॉपुलेशन के फिनोटाइप जो होते हैं, जो फिनोटाइप होते हैं तुरंत अपनी पैतृक पॉपुलेशन से भिन्न हो जाते हैं। जो पैतृक पॉपुलेशन होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जब किसी पॉपुलेशन में होता है तो वो जो जाति है, वहाँ की जो छोटी पॉपुलेशन है उसका जो फिनोटाइप होता है वो जो पेरेंटल फिनोटाइप है उससे क्या हो जाता है, भिन्न हो जाते हैं, और कभी कभी एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है और उस प्रभाव को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। और इस प्रभाव को नई जाति की जो उत्पत्ति होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू, इस प्रभाव को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में बात करें तो मृत्यु द्वारा पॉपुलेशन के किस भाग का नष्ट हो जाना, किसी भाग का, देखो मृत्यु के द्वारा किसी पॉपुलेशन के किसी भाग का नष्ट हो जाना, वे कुछ समय बाद एक नई जाति का उत्पन्न हो जाना, इसको बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। देखो, मृत्यु के द्वारा एक पॉपुलेशन है उसके किसी भाग का पूरा नष्ट हो जाती है। उस पॉपुलेशन के किसी भाग है, जैसे ये पॉपुलेशन रह रही है यहाँ पे, इसमें क्या है, किसी भाग का नष्ट हो जाना है या कुछ समय बाद फिर यहाँ पे एक नई जाति का उत्पन्न हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देखो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो, जो नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया, डार्विन ने दिया था, तो उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म किसका जो एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का है। घटना का अध्ययन बेनार्ड कैटलवेल ने दिया था, बेनार्ड कैटलवेल ने ये जो इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म घटना है इसका अध्ययन किया था। औद्योगिक क्रांति से पहले जो पेपर मॉथ थी बिस्टन बेटेलेरिया की, यानी कि जो स्लेटी कलर था इनका, पेपर मॉथ का क्या था, वेस्टर्न बेटेलेरिया की जो स्लेटी प्रभावी थी। पहले वहाँ पे औद्योगिक क्रांति से पहले वहाँ पे जो ये पेपर मॉथ थी वो स्लेटी रंग की प्रभावी थी। बाद में औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ पे धुआं वगैरह, पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा हो गया, अधिक मात्रा में धुआं और पेड़ों के तने पर जमा हो गया, और जिससे कार्बोनेरिया रूप, यानी कि ब्लैक कार्बोनेरिया, देखो बिस्टन बेटेलेरिया तो ये तो स्लेटी थी और कार्बोनेरिया ये ब्लैक थी, यानी कि बाद में ये ब्लैक कलर इनका चेंज हो गया, अधिक पनपने लगा, यानी कि जो पहले ग्रे था अब वो ब्लैक हो गया। क्यों? क्योंकि इनको क्या है कि थोड़ी सी पेड़ों पे तने पे क्या, पेड़ों की जो तने थे उस पर धुआं वगैरह, तो वो ब्लैक होने लग गया, और जिससे इनको क्या है बचने में आसानी होती थी, तो ग्रे से हो गया इनका कलर ब्लैक। औषधि प्रतिरोधिता,
औषधि जो प्रतिरोधिता होती है वो भी नेचुरल सिलेक्शन का ही उदाहरण होती है। सिकल सेल अनीमिया और मलेरिया, जिस सिकल सेल अनीमिया जिसको होता है उसमें मलेरिया नहीं आता, क्योंकि समयुग्मजी सदस्य प्रारंभिक आयु में ही मर जाते हैं। क्योंकि मलेरिया का जो होता है वो के समयुग्मजी जो सदस्य होते हैं, इसकी सिकल सेल अनीमिया जिसको होता है, समयुग्मजी जो सदस्य होते हैं प्रारंभिक आयु में ही मर जाते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति मलेरिया संक्रमित से अच्छे से लड़ सकते हैं, अच्छे से फाइट कर सकते हैं, उनको मलेरिया नहीं होता है। प्राकृतिक वर्ण के प्रकार देखते हैं तो जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसमें एक है स्थायी कारक वर्ण, दिशात्मक वर्ण और विचलित वर्ण, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। देखो स्टेबलाइजिंग, जैसे शिशुओं में देखो इसका ग्राफ देख लो, छोटा सा बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इस तरह से होता है। उच्च पीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये उच्च पीक है। इसके बाद ये इसका ग्राफ है दिशात्मक वर्ण का, और ये विचलित वर्ण है, डिसरप्टिव सिलेक्शन है, इसके ये इस तरह से ग्राफ है। शिशुओं में मृत्यु दर और दिशात्मक जो वर्ण है, डायरेक्शनल जो सिलेक्शन है, उसके एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म और डीडीटी के प्रति कीटों की प्रतिरोधकता। डीडीटी जो है उसके प्रति कीटों की जो प्रतिरोधकता होती है वो किसका एग्जाम्पल है, दिशात्मक वर्ण का है, डायरेक्शनल सिलेक्शन का होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जाति उद्भवन या स्पेशिएशन। एक पूर्वज जाति से एक या अधिक नई जाति की उत्पन्न होना। एक पूर्वज जाति से एक या अधिक नई जातियों की जो उत्पत्ति होती है वो किसकी वजह से होती है, उसको बोलते हैं जाति उद्भवन या स्पेशिएशन। एक तो होता है एलोपैट्रिक और दूसरा होता है सिम्पैट्रिक। एक तो होता है एलोपैट्रिक और दूसरा होता है सिम्पैट्रिक। देखो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन और सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन, जब एक ही जाति के जीव अपने मूल आवास को छोड़कर दूर दूर नए आवासों में बच जाते हैं। जब एक ही जाति के जो जीव होते हैं वो अपने मूल आवास, जैसे ये मूल आवास है, यहाँ पे रह रहे थे, उसके बाद ये यहाँ पे आ गए, शिफ्ट हो गए, यानी कि यहाँ से छोड़ करके, मूल आवास को छोड़ करके दूर दूर नए आवासों में बच जाते हैं, तो वो होता है एलोपैट्रिक। इनके आवासों में भौगोलिक पृथक्करण के साथ साथ में भौगोलिक पृथक्करण के साथ साथ आनुवंशिक पृथक्करण भी हो जाता है तथा ये समूह नई जाति बना लेते हैं। इसके भौगोलिक जो वातावरण के प्रति इन भौगोलिक पृथक्करण भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे बहुत मौसम ऐसा है, यहाँ पे मौसम अलग होगा। जैसे एक कॉन्टिनेंट है, जैसे अगर हम जाएं ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ की कंडीशंस अलग है, और यहाँ पे इंडिया में कंडीशंस बहुत अलग है। इंडिया में ही रखें तो एक तो डेजर्ट से जाओ, एक कश्मीर जाओ, ठीक है, तो दोनों का भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है पहली बात तो। दूसरा आनुवंशिक पृथक्करण भी हो जाता है, और धीरे धीरे क्या है वो वहाँ पे आनुवंशिक पृथक्करण भी हो जाता है, धीरे धीरे होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी। तथा ये समूह जो होता है, जो ये यहाँ से गया है, जैसे डेजर्ट से कोई एरिया में कश्मीर में जा कर के बस गया और शुरू से ही, और पीढ़ी दर पीढ़ी फिर बाद में उसमें एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है, तो इसको बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। एक ही जाति से भिन्न भिन्न आवासों में नई नई जातियाँ बन जाती हैं। क्या होता है, एक ही जाति से भिन्न भिन्न आवासों में नई नई जातियां बन जाती हैं। एक ही जाति से, इस जाति से भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न आवासों में नई नई जातियां बन जाती हैं। जैसे कि डार्विन ने फिंचेस पे अध्ययन किया था, तो वो एक ही जाति थी लेकिन वो दूसरी अलग अलग द्वीपों पे निवास करने लग गई थी, और जिसकी वजह से वो अलग अलग नई नई जातियाँ बन गई थी। किसी की चोंच लंबी थी, किसी की छोटी थी, किसी की कुछ था, ठीक है, इस तरह के उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सिम्पैट्रिक की। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन में एलो यानी कि डिफरेंट, यानी कि एक ही जाति से बहुत सारी बन रही हैं उसमें। और सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन में क्या होता है कि मूल जाति का कोई भी भाग बिना किसी भौगोलिक अवरोध के अपनी मूल जाति से जनन्यक रूप से पृथक हो जाता है। इसमें क्या होता है, जनन्यक रूप से पृथक हो जाता है, यानी कि अपनी मूल जाति से भौगोलिक अवरोध, बिना किसी भौगोलिक अवरोध के, यानी कि जो मूल जाति होती है, एक ही जाति ये होती है, इसके द्वारा जनन्यक रूप से पृथक हो जाता है। जनन्यक रूप से, किससे, जनन्यक रूप से ये क्या होता है, तो पृथक हो जाता है, जनन्यक रूप से पृथक हो जाता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः पादपों में होती है और पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। ये होता है सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन, मेनली ये पादपों में होता है। बहुगुणता इसका उदाहरण है, बहुगुणता जैसे कि पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात करें तो ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे पहले प्री हिस्टोरिक मैन आया। प्री हिस्टोरिक मैन
देखो इसमें आया होमो हैबिलस, पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ किया सबसे पहले इसने। कपाल क्षमता थी 650 से 800 सीसी की होमो हैबिलस की। उसके बाद होमो इरेक्टस यानी कि जावा मैन जिसको बोलते हैं, आग का प्रयोग किया किसने, होमो इरेक्टस या जावा मैन ने। क्रेनियल क्षमता 800 से 1000 सीसी थी इसकी कपाल क्षमता। होमो हैबिलस प्री हिस्टोरिक मैन से हम लेते हैं तो होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, सबसे पहले हैबिलस ने जिसने हैबिस इसकी हैबिट थी पत्थर के औजार बनाने की, ठीक है, हैबिलस से याद रख लेना। इरेक्टस या जावा ने कुछ किया, आग लगाई है ना, आग का प्रयोग किया था जावा ने, इरेक्टस या जावा मैन। उसके बाद होमोसेपियंस आए। होमोसेपियंस में भी अभी जो आज का जो जमाना है, आज हम लोग कौन से होमोसेपियंस हैं, आधुनिक मानव हैं, और जिसने कृषि प्रारंभ की है। लेकिन उससे पहले क्रोमैग्नोन था, उससे पहले नियंडरथाल था। देखो नियंडरथाल जो था उसकी 1400 सीसी बोलने का केंद्र प्रारंभ, बोलना स्टार्ट किया था नियंडरथाल ने। उसके बाद क्रोमैग्नोन आया, आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज है क्रोमैग्नोन। 1650 सीसी इसकी क्षमता थी, यानी कि इसकी कैपेसिटी अच्छी थी। लेकिन बाद में होमोसेपियंस, हमारी कैपेसिटी क्या है, 1300 से 1600 सीसी है, सेम एज नियंडरथाल की तरह, ठीक है। तो नियंडरथाल, क्रोमैग्नोन और होमोसेपियंस, अभी क्या है, हम होमोसेपियंस हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, एवोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।